आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10th विज्ञान का जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न 1, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें यह बताना है कि इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। लेड ऑक्साइड प्लस में कार्बन, क्या बन रहा है? लेड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखो, ये हमें अभिक्रिया दी हुई है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा गलत है, हमें बताना है। तो पहला कि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये है हमारे पास अभिक्रिया लेड ऑक्साइड प्लस में कार्बन। लेड ऑक्साइड बना, लेड है और प्लस में CO2 बन रहा है। तो इसमें यहाँ पे देखो, लेड ऑक्साइड था, इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में जाके ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसके पास हट गई, मतलब कमी हो गई। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो क्या होता है? अपचयन। तो लेड ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है। अब कार्बन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसके पास 2 ऑक्सीजन आ गई, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो उपचयन होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही केस बन रहे हैं, लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है इसका और कार्बन का उपचयन। तो देखो ये है, सीसा अपचयित हो रहा है? नहीं, कहीं भी नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है? नहीं हो रहा। कार्बन उपचयित हो रहा है? हो रहा है। सी सही है, लेकिन ए और बी दोनों गलत हैं। डी देखो, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है? हाँ हो रहा है। सी और डी सही है, गलत है ए और बी। तो अब देखो क्या कह रखा आगे, कौन सा सही है? ए और बी। ए और बी दोनों गलत है ना, हमें यही बताना था कि कौन से गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर पहला हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न है आयरन ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम क्या बना रहा है? Al2O3 प्लस में आयरन। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये हमें बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, Fe2O3 प्लस में 2 एल्यूमिनियम है, Al2O3 है और प्लस में है 2 आयरन। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं पहले कैसे हैं। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन, ये है। तो देखो वियोजन तो नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ 2-2 एलिमेंट हैं, 2-2 पदार्थ हैं। अब इसमें देखो, ये इसके साथ आयरन है और यहाँ पे ऑक्सीजन O3 के साथ क्या आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। मतलब एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया? इस आयरन को, लोहे को विस्थापित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिसमें विस्थापन होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? विस्थापन। डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखो, लौह चूर्ण क्या होता है? आयरन होता है। अगर आयरन पर हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालेंगे, आयरन में क्या कर रखा है? HCl डालेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? आयरन इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि आयरन इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये क्या बन जाएगा? आयरन Cl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसमें 2 Cl हैं और हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे हम। ठीक है। तो ये अभिक्रिया होगी। तो क्या क्या बना हमारा? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।
तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। तो उत्तर कौन सा होगा? उत्तर ए ऑप्शन। ठीक है। अब इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब दोनों तरफ अभिक्रिया में दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वो संतुलित होगा रासायनिक समीकरण। तो देखो उत्तर, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर होती है तब वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो द्रव्यमान होता है तत्व का वो तो निश्चित होता है, न उसको नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। इसीलिए दोनों तरफ जो द्रव्यमान होता है कुल वो बराबर होता है। इसीलिए हम दो क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है। अब है प्रश्न 5 का। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। इनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है फिर संतुलित करना है। तो देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस N2 होता है। किससे अभिक्रिया करके? हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, ये है अमोनिया। अब इसको संतुलित करना है। तो देखो, हाइड्रोजन इधर 3 है लेकिन इधर 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है लेकिन इधर 1 है। तो नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर देती हूँ। ठीक है, 2 नाइट्रोजन होगी, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी हो गई? 2 3 6 हो गई। तो बराबर करने के लिए मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगी। 3 दूनी 6, ये भी बराबर हो गई। तो ये संतुलित हो गई। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब इसके बाद इसका सेकंड है बी भाग। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या सूत्र होगा? H2S प्लस में वायु में दहन, यानी दहन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन O2। फिर क्या बनाएगा? इन दोनों का दहन होगा, क्या बनाएगा? जल एवं जल का सूत्र क्या होगा? H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी SO2 बनता है। ठीक है। अब इसको संतुलित करना है हमें। तो देखो, संतुलित करते हैं इसको। देखो, हाइड्रोजन है और क्या है? सल्फर है और ऑक्सीजन है, यही है। तो इसमें देखो, हाइड्रोजन अभिकारक में कितनी है? 2 है। इस तरफ 2 है और इस तरफ कितनी है? 2 है, बराबर है ये। तो सल्फर इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 है, दोनों बराबर हैं। ऑक्सीजन इस तरफ 2 है लेकिन इस तरफ कितनी है? 1 और 2, 3 हो गई। इस तरफ 2 है लेकिन इस तरफ 3 है। तो ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन हमें इन दोनों को बराबर करना है, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये कैसे बराबर होंगी? इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से, बराबर हो जाएंगी। 2 3 6 और 6। तो करो ऑक्सीजन को इस तरफ, यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ किसको गुणा करें? हम 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो किसको करें? देखो किसको करेंगे? ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हम एक बार यहाँ पर करके देख लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएंगे ये तो। और
और यहाँ पर करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, ये भी 6 नहीं बनेंगे। तो कैसे बनेंगे 6? ये देखो, अगर इस साइड कर दूं मैं इस साइड करके देख लेती हूँ, ठीक है। 2 से गुणा कर लेते हैं हम। अब 2 ऑक्सीजन हो गई, 2 ये 4 हो गई, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो हम इसको 3 से नहीं, किससे करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारे पास 4 ऑक्सीजन बराबर। लेकिन अब और क्या हो गया, सल्फर 1 है बराबर। अब इसमें हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 हो गई, 4 हो गई ना हाइड्रोजन, लेकिन इसमें 2 है, यहाँ पर 2 है, इसमें 4 हैं, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको मैं 2 से गुणा कर देती हूँ। अब 4 हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पर भी 4 हो गई, और ऑक्सीजन 2 दूनी 4 है, यहाँ पर भी 4 हो गई, लेकिन सल्फर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो फिर से सल्फर को यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर तो 2 दूनी 4 है, लेकिन इसमें 2 और 2 दूनी 4, 6 हो गई ना, तो यहाँ पर 3 ही सही रहेगा, हम 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब हो गई ये संतुलित, ठीक है, दोनों तरफ बराबर है अभी। अब इसके बाद देखो, इसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। क्या करता है देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 थ्राइस आएगा, Al2 प्लस में किसके साथ अभिक्रिया करेगा? बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी BaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, का अवक्षेप देता है Al2SO4। अब इसको संतुलित करना है हमें, तो इसमें देखो अब SO4 हम यहाँ कर लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, और फिर क्या है? बेरियम है, फिर है SO4। तो एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पर 1 है, 2 है अभिकारक में, लेकिन इस तरफ 1 है, और बेरियम 1 है, इस तरफ भी 1 है, ये तो बराबर है दोनों। SO4 यहाँ पर 3 है और दूसरी तरफ है 1, तो हम जो पहले ज़्यादा है उसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो SO4 3 है ना, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा इस तरफ। तो इसको तो हम गुणा नहीं कर सकते अकेले SO4 को, क्योंकि ये सूत्र फिर बिगड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको 3 से गुणा कर देते हैं। अब क्या हो गया, ये तो बराबर हो गया, लेकिन बेरियम 3 हो गया, किस तरफ? इस तरफ 3 हो गया ये बेरियम, ठीक है, इस तरफ ये 3 हो गया और इस तरफ 1, तो अब इसको इस तरफ 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इस तरफ हम 3 से गुणा कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 3। अब क्या हो गया, बेरियम तो 3 बराबर हो गए। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन इस तरफ तो 3 है, लेकिन इस तरफ 3 दूनी 6 हो गए। क्लोरीन कितनी है? इसमें क्लोरीन भी था, हमने लिखा नहीं, क्लोरीन हम यहाँ लिख लेते हैं। क्लोरीन कितनी हो गई? इस तरफ तो 3 दूनी 6 और इस तरफ हैं 3, तो ये कैसे बराबर होंगी? इसको 2 से गुणा करेंगे तभी बराबर होंगी ये, ठीक है, इस तरफ, तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6 बराबर हो गई क्लोरीन भी, लेकिन एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 है, ये बराबर हो गई ना। अब सारे बराबर हो गए परमाणु, तो ये क्या हो गई? एक संतुलित समीकरण हो गई। सॉरी, अब इसका डी पार्ट देखो, डी भाग। पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
एम हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु क्या होती है? के किसके साथ अभिक्रिया करके? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी KOH के साथ अभिक्रिया करके, सॉरी इसमें KOH के साथ नहीं, धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, इसके साथ नहीं। पोटेशियम जल के साथ, जल का सूत्र होता है H2, अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH एवं हाइड्रोजन गैस देती है H2। ठीक है, अब हम इसको संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हाइड्रोजन तो दो बराबर हैं और K भी बराबर है, पोटेशियम भी। ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हम लिख के कर लेते हैं ऐसे। पोटेशियम है, फिर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। पोटेशियम तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और इस तरफ 1 और 2 3 हो गई इस तरफ। तो कैसे बराबर होंगी ये दोनों? इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं और इसको, अब कौन से को करें? हाइड्रोजन तो इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गई ना, तो हम एक बार इसको कर लेते हैं। किससे करेंगे गुणा? इसको 3 से किया तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इससे कर लेते हैं। तो देखो अब क्या हो गया, पोटेशियम तो यहाँ पर 1 लेकिन यहाँ पर 2 हो गई, और ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, और हाइड्रोजन 6 और 2 और 2 4 हो गई। ये तो नहीं हुई बराबर। तो अब देखो क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितनी रह गई? इस तरफ तो 6 हो गई, लेकिन इस तरफ 2 और 2 4 हो गई। अब किसको बराबर करें हम? यानी इससे गुणा करना ठीक नहीं रहेगा, हम इससे गुणा कर देते हैं इसको 2 से। ठीक है, एक बार इससे, इसमें देखो ये तो ठीक है, इसको हम 3 से नहीं 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 4 हाइड्रोजन हो गई, इस तरफ भी 2, ये 2 ये 4 हो गई। ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन पोटेशियम इस तरफ 2 हो गई, इस तरफ 1 है, तो सीधा इसको 2 से गुणा कर देंगे, हो गई बराबर, संतुलित हो गई। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन है, प्रश्न 6। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसको संतुलित करना है हमें। HNO3 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में H2। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो, जो ज़्यादा नंबर में है, ज़्यादा संख्या में जो परमाणु हैं, पहले हम उनको बराबर करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है, कैल्शियम, यही है। हाइड्रोजन इस तरफ 1 है, 1 और 2 3 है ना, इस तरफ 3 है और इस तरफ 2 है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन इस तरफ 1 है और इस तरफ है, इस तरफ भी 1 है, और ऑक्सीजन 3 और 2 5, और इस तरफ देखो 3 दूनी 6 और 1 7 है। कैल्शियम इस साइड 1 है और इस साइड भी 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन और कैल्शियम बराबर हैं, हाइड्रोजन बराबर नहीं है और ये बराबर नहीं है। तो इनको देखो हम कैसे करेंगे, किससे गुणा करें कि ये बराबर हो जाए। सीधा हम इसमें वो करेंगे, देखो NO3 साथ में है ना, तो यहाँ पर 2 है NO3 और यहाँ पर 1 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो NO3 बराबर हो गए, इसमें भी और इसमें भी। अब देखो OH कितने हैं इसमें 2 हैं
और इसमें यानी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन इसमें 1 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गई और हाइड्रोजन 4 हो गई, लेकिन इसमें 2 है, 2 ये और 2 ये बराबर हो गई इसमें भी। ठीक है, तो इसमें सारे बराबर हो गए, कैल्शियम भी 1 है 1 है, और NO3 भी 2 हैं 2 हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन 2 और 2 4, और इसमें भी 4 है, तो ये हो गई संतुलित। ठीक है, जिसमें ऐसे इकट्ठा OH NO3 वो दिए हुए हैं ना, तो उसमें हम पहले इनको बराबर कर लेंगे सीधा ही। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका सेकंड है B, NaOH प्लस में H2SO4, Na2SO4 प्लस में H2, इसको हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, इसमें भी देखो SO4 1 है, इसमें भी 1 है, ये तो बराबर है, लेकिन सोडियम इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो क्या करेंगे हम, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर दिया। अब सोडियम 2 हो गई, इसमें भी 2 हो गई। अब हाइड्रोजन देखो, इसमें 2 है और 2 और 2 4, 4 हो गई, और इसमें 2 है हाइड्रोजन, इसको 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब ऑक्सीजन भी 2 हो गई इसमें, यहाँ और यहाँ पर भी 2 है, तो ये हो गई हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब इसका C है सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें NO3 1 है ना, और इसमें भी 1 है, ये तो बराबर है, सोडियम 1 है, इसमें भी 1 है, क्लोरीन 1 है और सिल्वर भी 1 है, ये तो अपने आप में ही संतुलित है ऑलरेडी, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं करने की। अब इसका D देखो, बेरियम क्लोराइड H2SO4 BaSO4 HL। अब इसमें फिर से SO4 आ गया, तो पहले हम इनको करेंगे, तो SO4 इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, बराबर है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन 2 है इसमें, इसमें 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2HCl हो जाएगा। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन हो गई, 2 क्लोरीन हो गई, और इस तरफ देखो क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये हो गई संतुलित समीकरण। अब इसके बाद देखो D है, प्रश्न 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अभिक्रिया दी हुई है, हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH ट्वाइस प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CaO2। ठीक है, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल। ठीक है, अब इनको बराबर करेंगे, देखो कैसे करेंगे, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम तो 1 1 है, बराबर है। अब OH यानी ऑक्सीजन 2 और 2 4 हैं, इस तरफ है 3 और 1 4, इसमें भी 4 हैं, और कार्बन इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, यानी ये दोनों बराबर है, संतुलित है अपने आप में। ठीक है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इसके बाद है इसका B, जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, जिंक NO3 प्लस में सिल्वर। ठीक है, अब देखो NO3 1 है, इसमें भी 1 है, जिंक 1 है, इसमें भी 1 है, सिल्वर 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसको भी ज़रूरत नहीं है करने की, ये भी संतुलित है। अब एल्यूमिनियम प्लस में कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्या होता है, Al प्लस में कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस में कॉपर।
ठीक है। अब देखो इसमें एल्यूमिनियम एक है, कॉपर एक है, लेकिन इसमें क्लोरीन 2 है, इसमें 3 है। तो क्या करेंगे हम, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से, ठीक है, बराबर हो जाएंगे ये। तो देखो इसको हम 3 से कर देते हैं और इसको 2 से। अब क्लोरीन तो बराबर हो गए, लेकिन कॉपर 3 हो गए, इसमें 1 है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब एल्यूमिनियम 2 हो गई, तो यहाँ पर इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, हो गई बराबर। इसके बाद है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस में पोटेशियम सल्फेट KSO4 क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है KCl। अब देखो SO4 एक है, इसमें भी 1 है, बेरियम 1 है, पोटेशियम 1 है। अब इसमें क्लोरीन 2 है, इसमें 1 है, तो क्या करें हम, 2 है इसमें 1 है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। क्लोरीन तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 पोटेशियम हो गए और 2 यहाँ पर हो गए, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे हम, मैंने ये सूत्र गलत लिख दिया, ये आएगा K2SO4, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, लेकिन SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, 2 होता है, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये संतुलित सूत्र होगा। जैसे रासायनिक समीकरण संतुलित होता है, वैसे ही सूत्र भी संतुलित होता है, ठीक है। तो ये हो गए बराबर, पोटेशियम 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ये हो गई संतुलित। अब इसके बाद देखो, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड, हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना और अभिक्रिया प्रकार बताना कि कैसी अभिक्रिया है। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2 क्या बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2। अब देखो कौन सा बराबर नहीं है, पोटेशियम 1 है, ब्रोमीन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे हम, इसको 2 से गुणा करेंगे। ब्रोमीन तो बराबर हो गया, लेकिन पोटेशियम इसमें 2 हो गया, तो इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 2 पोटेशियम हो गए और 2 आयोडाइड हो गए, आयोडीन, तो इसमें भी 2 आयोडीन, कोई फर्क नहीं पड़ा। बेरियम 1 है और इसमें भी 1 है, हो गए दोनों बराबर। अब देखो इसके बाद है इसका जिंक कार्बोनेट, मैंने उसमें ये नहीं बताया कि कौन सी अभिक्रिया है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें K पॉजिटिव ये एक आयन है, Ba2 पॉजिटिव ये एक आयन है। इसमें क्या रहा है, ये आयन ये तो आयोडीन के साथ चला गया और ये बेरियम ये ब्रोमाइड के साथ चला गया, यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया कौन सी होगी इसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो इसका भी जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3, जिंक ऑक्साइड बना, जिंक ऑक्साइड ये मिलके क्या बनाएंगे, ये बना रहा है जिंक कार्बोनेट बना रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें ये एक पदार्थ है, इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, जिंक कार्बोनेट क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2। अब ये एक पदार्थ टूट के 2 पदार्थ बना रहा है, तो जिसमें टूटना होता है वो वियोजन अभिक्रिया होती है। तो मैं इसमें पहले लिख देती हूँ, ये है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब इसको संतुलित करते हैं। देखो
जिंक एक है दोनों तरफ, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, इस तरफ देखो 2 और 1 3 बराबर है, तो पहले से ये संतुलित है। अब इसके बाद है सी, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर एक है, तो सीधा इसको 2 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ बराबर हो गए। अब ये बताना कि ये कौन सी अभिक्रिया है। इसमें देखो 2 पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना रहे हैं, तो जिसमें 2 पदार्थ मिलके 2 या 2 से अधिक एक बनाए वो कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया। तो ये हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। देखो मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन एक है, लेकिन इस तरफ 2 है, तो क्या करें हम, इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 हाइड्रोजन हो गई, इस तरफ भी 2 है, दोनों बराबर हो गए। अब ये बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है ये। इसमें देखो ये मैग्नीशियम, यहाँ पर हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ, लेकिन यहाँ पे जाके क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम आ गया, यानी इस मैग्नीशियम ने इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रश्न है 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। दोनों का क्या अर्थ है और उदाहरण देकर समझाना है। तो देखो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पाद के साथ बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है बाहर, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वो होगी ऊष्माशोषी। अब ऊष्माक्षेपी का उदाहरण देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। जब इसमें चूना बिना बुझा हुआ चूना है ये, इसमें जल मिलाएंगे तो ऊष्मा निकलेगी, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, इसके साथ साथ ऊष्मा निकलेगी। तो ये कौन सी हो गई अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। अब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको ऊष्मा देंगे तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। ठीक है, प्रश्न 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों है ये हमें बताना है। देखो हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, ये हमें पता है। जब हम भोजन खाते हैं तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी, तभी हम काम कर पाएंगे। खाद्य पदार्थ चावल, आलू तथा ब्रेड में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। जो चावल, आलू ये हम खाते हैं तो इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब अंदर पाचन क्रिया के दौरान अंदर जाते हैं तो इनके टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। फिर ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करेगा। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, इसी को हम श्वसन कहते हैं। इसकी अभिक्रिया है, इसको भी मैं दिखा देती हूँ कैसे अभिक्रिया बनेगी इसकी। देखो ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये सूत्र होता है, ठीक है, C6H12O6। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा देगा हमें। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन क्यों होती है ये हमें बताना है। तो वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर
दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, इसको जब हम उष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, लेकिन संयोजन में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, एक पदार्थ का निर्माण करेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर। जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएंगे। ठीक है, ये जल का सूत्र होता है, तो इसलिए ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इसके बाद है प्रश्न 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वो अभिक्रिया बतानी है हमें जिसमें ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा दी जाती है ऊर्जा के रूप में, प्रकाश दिया जाता है ऊर्जा के रूप में और विद्युत दी जाती है। ठीक है, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और यह सिल्वर क्लोराइड, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, सिल्वर और क्लोरीन बनाएगा। अब विद्युत का क्या होगा, देखो वाटर होता है जल, जब इसमें विद्युत दी जाती है जल में तो ये किस में टूटता है, H पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में। ठीक है, कोई भी जो अम्ल होगा, एसिड होगा, जब उसमें विद्युत दी जाती है तो वो आयन में टूट जाता है। जैसे ये जल टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, अब प्रश्न 13, विस्थापन एवं द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखो दोनों में अंतर बताना है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। वो तत्व उसको अलग, कौन तत्व अलग करेगा, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वही करेगा। जैसे ये आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, तो इसमें आयरन ने किसको, कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसने बना लिया आयरन सल्फेट। ठीक है, अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन में क्या होगा, दो बार विस्थापन होगा, यानी अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे है Na2SO4 प्लस में BaCl2, ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl। इसमें किसका, SO4 और Ba2 पॉजिटिव का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, इन दोनों आयनों का। अब इसके बाद है प्रश्न 14 का, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखो, तो देखो इसके लिए अभिक्रिया क्या होगी, सिल्वर का शोधन करना है तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो ये क्या, कौन, सिल्वर कॉपर धातु के द्वारा विस्थापित किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए अभिक्रिया ये होगी, सिल्वर नाइट्रेट होगा, ये कॉपर, ये क्या अपना देगा, सिल्वर बाहर निकाल देगा। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बनाकर। अब है प्रश्न 15, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है, जिस अभिक्रिया में जो उसमें विलय नहीं होता। ठीक है, जैसे जब किसी अभिक्रिया में अविलेय लवण का निर्माण होता है, ये अविलेय लवण मतलब विलय नहीं होता, सॉल्यूशन में या विलयन में घुलता नहीं है, तब उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस अविलेय लवण को अवक्षेप कहते हैं, जो विलय नहीं होता उसमें, उसको हम अवक्षेप कहेंगे। जैसे
इसमें Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड, ये बनाएगा BaSO4। तो जो ये BaSO4 है ये अविलेय पदार्थ है, इसको क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। तो जिसमें अवक्षेप बनता है वही होती है अवक्षेपण अभिक्रिया। जो इसमें विलय नहीं होता मतलब घुलता नहीं है ये, ठीक है। प्लस में NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र होता है, नमक का। अब इसके बाद है प्रश्न 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन के बारे में बताना है हमें, और इसके 2 उदाहरण देने हैं। तो उपचयन क्या होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन की स्थिति में जब जलेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। इसमें यहाँ पर कॉपर नहीं है लेकिन यहाँ पर आ गया है, इसलिए इसमें उपचयन हुआ है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, CO2। यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर आ गई तो इसलिए इसमें उपचयन हुआ। अब अपचयन इसका उल्टा होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तब हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन क्या बनाएगा, कॉपर प्लस में जल। यहाँ पर ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ पर नहीं है तो कमी हो गई, मतलब यहाँ पर अपचयन हुआ है। जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखो जिंक के पास ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर नहीं है, कमी हो गई ऑक्सीजन की तो क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसके बाद है 17%, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो कौन सा तत्व जब हम गर्म करते हैं तो काला हो जाता है, हमें पता है कॉपर को जब हम गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में तो वो काला हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड बना करके। तो वो तत्व कौन सा होगा, कॉपर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो वो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो वो यौगिक क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन है 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। हमारे घर में होती है लोहे की बहुत सारी वस्तुएं होती है जो बाहर पड़ी होती हैं, जो वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, लाल और भूरे रंग की हो जाती हैं। उन पे लाल और भूरे रंग की परत चढ़ जाती है तो इसी को क्या कहते हैं हम, जंग लगना या फिर संक्षारण बोलते हैं। और उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर तेल लगाते हैं या फिर पेंट करते हैं। इससे क्या होगा, जो वायु या नमी का वो अवरोध हो जाएगा, मतलब वो पहुंच नहीं पाएगी उस तक, ठीक है। तो देखो लोहे की नई वस्तुएं चमकदार होती हैं, नई वस्तुएं चमकदार होती हैं, लेकिन जब नया लोहा नमी और अम्ल के संपर्क में आता है तब उस पर लाल व भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी को जंग लगना कहते हैं। जंग लगने से रोकने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। पेंट करने से लोहा जंग लगने से बच जाता है, ठीक है, इसीलिए हम पेंट करते हैं। फिर 19 का, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो तेल वाले और वसायुक्त खाने वाले पदार्थ हैं उनमें नाइट्रोजन क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, ये कम अभिक्रियाशील है, ये अभिक्रिया नहीं करती। जो खाद्य पदार्थ होगा उससे अभिक्रिया नहीं करेगी, लेकिन जब उसमें ऑक्सीजन होगी तो वो ऑक्साइड बना लेगा और वो क्या हो जाएगा, उसका उपचयन हो जाएगा, वो चीज़ खराब हो जाएगी, ठीक है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विकृत गंधे हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं और उनको खाने से हमारे स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। इसीलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। उदाहरण है चिप्स की थैलियाँ, ठीक है। चिप्स की थैलियों में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि वो खराब न हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो लास्ट है हमारा 20 का प्रश्न, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधित। संक्षारण हमने अभी पढ़ा है, लोहे को जंग लगना संक्षारण कहते हैं।
लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लाल व भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जंग लगने से वो लाल भूरे रंग की हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं, कार के ढांचे व पुल आदि की बहुत अक्षति होती है, इनकी बहुत हानि होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। उदाहरण है इसके चांदी के ऊपर काली पर चढ़ना। चांदी के ऊपर क्या काली पर चढ़ जाती है, किसके कारण? संक्षारण के कारण। फिर अविकृत गंधिता। उपचयित हो जाने पर तेल व वसायुक्त पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद व गंध बदल जाती है। तेल व वसायुक्त पदार्थों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। उदाहरण है चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस से युक्त कर देते हैं ताकि उसका उपचयन ना हो सके। ठीक है, विकृत गंधिता यानी उसकी गंध बदल जाती है इसमें और वो पदार्थ खराब हो जाता है। तो हो गए हमारे 20 क्वेश्चन थे पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।